नमस्कार, इकोनॉमिकम के नए संस्करण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकर और हर हफ्ते की तरह इस बार भी अर्थात की नई किस्त के साथ मेरे साथ स्टूडियो में है मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। सर बहुत स्वागत है आपका। सर होली कैसी रही? होली बहुत अच्छी रही और आप सबका स्वागत है इकोनॉमिकम और अर्थात के इस खास संस्करण में, जिसे हम रूस युद्ध की पल पल बदलती खबरों के बीच लेकर आए हैं, आपको बताने के लिए कि ऐसा कुछ घट रहा है जो आपकी नज़र में शायद नहीं आ रहा है। लीजिए, अंशुमान जी ने पर्दा उठा दिया कि ऐसा कुछ घट रहा है जो आपकी नज़र में नहीं आ रहा। क्या घट रहा है ऐसा, अर्थात पर हम चर्चा करेंगे शुरू, लेकिन उससे पहले जानिए आज खास कार्यक्रम में क्या क्या होगा। तो इस कार्यक्रम को ऐसे आगे बढ़ाएंगे कि सबसे पहले बात होगी अर्थात की, उसके बाद आपके सवाल जवाब होंगे, फिर आपकी इनकम से जुड़ी बात होगी, उसके बाद पर्दा उठेगा किस्सों के सिक्के से। जी हाँ, उसकी एक झलक आप देखेंगे और अंत में चलते चलते अंशुमान जी से पूछेंगे कोई किताब बताइए सर जो आप इस समय पढ़ रहे हैं और वो किताब कैसे खास है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अर्थात की। और इस हफ्ते का अर्थात का शीर्षक जो है वो है ये चीन क्या कर रहा है। जी हाँ, यानी कि बात हो रही है जब रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है तो चीन में कुछ घट रहा है। आपको याद होगा अभी 2 एपिसोड पहले आप निकोलस और डेनियल से मिले थे। इस बार अंशुमान जी अर्थात में आपको मिलवा रहे हैं 2 तपे हुए निवेशकों से। एक है आनंद भाई जो है शेयर बाजार के तपे हुए निवेशक, और दूसरे हैं भूपेश भाई जिनके लिए कमोडिटी बाजार सबसे प्यारा है। बात शुरू हुई अचानक व्हाट्सएप ग्रुप पर भूपेश भाई का एक मैसेज आता है। सर क्या मैसेज था वो? शुभम, ये भूपेश भाई और आनंद भाई का साझा व्हाट्सएप ग्रुप है। इसका नाम है घनघोर कमाई व्हाट्सएप ग्रुप। ऐसे ही व्हाट्सएप ग्रुप स्टॉक ब्रोकर्स के बीच में बनते हैं और चलते रहते हैं। ये तकरीबन पिछले 2-3 महीने से ये व्हाट्सएप ग्रुप थोड़ा उदास सा है। अब इसमें बहुत ज़्यादा पटाखे वाली इमोजीज नहीं आती हैं। बस केवल यही सजेस्ट किया जाता है कि कहाँ लॉस कवर कर लिया जाए, कौन सा लेवल है जहाँ स्टॉप लॉस लगा लिया जाए, कहाँ से मार्केट से एग्जिट कर लिया जाए। बस लॉस कवर करने की सिफारिशें तैरती रहती। लंबे समय के बाद इस पर भूपेश भाई का एक मैसेज आया। भूपेश भाई ने मैसेज में एक रिपोर्ट शेयर करते हुए कहा कि क्रेडिट सुई ने भारत में अपना निवेश घटाकर ऑस्ट्रेलिया और चीन में अपना निवेश करने का फैसला किया है। उसके साथ उन्होंने क्रेडिट सुई की एक ताज़ी रिपोर्ट भी अपने ग्रुप के लोगों को पढ़ने के लिए दी। थोड़े समय बाद उनका एक और मैसेज आया जिसमें उन्होंने बताया कि जेपी मॉर्गन ने भी इंडिया के बाजार को डाउनग्रेड कर दिया है या अंडरवेट कर दिया है और अब वो इस भारत की जगह दूसरे बाजारों को तरजीह देगा। अब जब ये 2 रिपोर्ट आई तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में वो मुंह खोले वाली, आश्चर्य वाली बहुत सारी इमोजी दिखने लगी। आनंद भाई ने पूछा कि भाई विदेशी भारत से भाग क्यों रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं सब निकल के, ऐसा क्या हो गया? हमारी तो इकोनॉमी रिकवर कर रही है। अब तो हम लॉकडाउन से भी निकल आए हैं, इकोनॉमी में ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। तो भूपेश भाई ने कहा कि भाई ये लंबा किस्सा है, छोटे में किस तरह सुनाना। ऐसा करते हैं शाम को कॉफ़ी पे मिलते हैं, जहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि विदेशी निवेशक जा कहाँ रहे हैं भारत को छोड़कर। अक्टूबर से ये भगदड़ क्यों मची हुई है और ये चीन की तरफ बढ़ने का मामला क्या है, आखिर ये चीन की तरफ मुड़ने की वजह क्या है विदेशी निवेशकों की। तो शाम हुई, बैठकी लगी। शुरुआत होते ही आनंद भाई ने कहा कि भाई अब कौन कौन कमोडिटी ट्रेडिंग शुरू करने वाला है। देखिए वो 911 अरब डॉलर के एसेट वाली क्रेडिट सुई 911 अरब डॉलर के एसेट वाली कंपनी है। 208 अरब डॉलर का 2.8 अरब डॉलर का मुनाफा है। ये स्विस बैंकर अब इक्विटी बाजारों को छोड़कर कमोडिटी बाजारों की तरफ जा रहा है, वहां निवेश कर रहा है। वो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं पर दांव लगा रहा है, ऑस्ट्रेलिया, चीन और इंडोनेशिया, जिनके पास कमोडिटी के बड़े रिजर्व हैं या कमोडिटी के बाजार में वो बड़ी ताकत है। यानी ये माना जाए कि जो बड़ी चिड़ियां हैं शेयर बाजार से उड़कर अब कमोडिटी बाजार में बैठेंगी, नया बसेरा वहां बन रहा है सर। हाँ, और ये बाजार इतना सीधा भी नहीं है शुभम, इतना आसान भी बाजार नहीं है। शेयर बाजार तो आमतौर पर थोड़ा आसान और थोड़ा मूवमेंट वाला बाजार होता है। तो भूपेश भाई ने कहा कि कमोडिटी वाले दरअसल इन्हीं दिनों के इंतजार में थे कि कभी तो उनके दिन बहुरेंगे, कभी तो चीज़ें ऐसी होंगी जब कमोडिटी बाजार में कुछ उत्साह, कुछ त्यौहार, कुछ दिवाली, कुछ रोशनी दिखाई देगी। कहते हैं कि कमोडिटी की ट्रेडिंग कमजोर दिल वालों के लिए नहीं होती। जिनके दिल और जिगर बहुत मजबूत होते हैं उन्हें कमोडिटी ट्रेडिंग में जाना चाहिए। यहाँ बड़ा फायदा बहुत रेयर होता है, बहुत ही कम होता है जब आपको कोई बहुत बड़ा दांव लगता दिखाई दे। अभी हमने निकेल में चीन की सबसे बड़े निवेशक को डूबते देखा है केवल निकेल पर दांव लगाने में जिस पर शायद इस बार हम किस्सों के सिक्के में चर्चा भी करेंगे। वजह यह है कि खनिज तेल, चाहे ऑयल, मिनरल्स हों, चाहे क्रूड हो, चाहे एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ हों,
इनकी कीमतें बढ़ने से दुनिया में महंगाई बढ़ती है। इसलिए दुनिया में कोई सरकार, कोई निवेशक, कोई कंपनी, कोई उपभोक्ता कभी नहीं चाहता कि कमोडिटी बाजार में तेजी आए, क्योंकि इसमें तेजी आने का मतलब है कि आपकी जिंदगी महंगी होना, और यहां से ही महंगाई के और इन्फ्लेशन के, सुपर इन्फ्लेशन के साइकिल शुरू होते हैं। इसका उदाहरण भूपेश भाई ने यह बताया कि 1970 से 2008 तक 40 साल में शेयर और प्रॉपर्टी बाजार कहां से कहां पहुंच गए। अगर आप इनकी बढ़ोतरी का चार्ट देखें, जो चार्ट आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर, कहां से कहां पहुंच गए। लेकिन जो रसेल इंडेक्स है, जो कमोडिटी के ग्रोथ को लंबे समय के लिए नापता है शुभम, उसके मुताबिक कमोडिटी पर सालाना रिटर्न 6-6.5% के आसपास रहा, इससे कम के आसपास रिटर्न रहा। 2008 से 2021 के बीच तो ये रिटर्न निगेटिव हो गया, 12.69% निगेटिव रह गया। लेकिन एक चीज हुई कि इस दौरान, इस 2008 से 2021 के बीच कमोडिटी बाजार में वॉलेटिलिटी का लेवल बहुत बड़ा हो गया, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा हो गया, यानी मुनाफा कम, नुकसान के खतरे ज्यादा, जोखिम के खतरे ज्यादा। मैं फिर वापस रेफर करूंगा यहाँ पे अभी निकल के ट्रेड को, कि कितनी वॉलेटिलिटी थी कि लंदन मेटल एक्सचेंज को उसकी ट्रेडिंग बंद कर देनी पड़ी, निकल की ट्रेडिंग बंद करनी पड़ी। तो क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सोना, चांदी, कॉपर, निकेल, सोयाबीन, कॉर्न, शुगर और कॉफी, ये बाजार की सबसे सक्रिय कमोडिटी हैं जिनका पूरी दुनिया में ट्रेड होता है। 2022 में वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि 50 साल में का जो रिकॉर्ड है और डेटा जो हमें मिलता है कमोडिटी मार्केट का बड़ा लंबा और पुराना डेटा उपलब्ध है। बहुत पुरानी कमोडिटी ट्रेडिंग है, बहुत पुराने एक्सचेंजेस हैं, कुछ एक्सचेंजेस 100 साल, 90 साल पुराने एक्सचेंजेस हो चुके हैं। पिछले 50 साल में शुभम, ये बाजार विशुद्ध रूप से अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स पर रन करता है। लोकल फैक्टर्स का कमोडिटी के बाजार की उतार या चढ़ाव में, तेजी या मंदी में योगदान बहुत कम रहता है। पिछले 5 दशक में, बहुत लंबा डेटा, और हमें वापस पलटकर इतिहास की तरफ जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे सामने हो रहा है उसके सबके बीज है, उसके सबके कुछ छोटे उदाहरण हमें अतीत में मिल जाते हैं। 39 कमोडिटीज में पिछले 5 दशक में कीमतें बढ़ने की वजह अंतर्राष्ट्रीय थी, और इसे वर्ल्ड बैंक या दुनिया के कमोडिटी विशेषज्ञ कॉमन ग्लोबल फैक्टर कहते हैं। ये एनर्जी और मेटल पर सबसे ज्यादा असर करता है, यानी ये जो वायरस है कॉमन ग्लोबल फैक्टर का, ये एनर्जी और मेटल के प्राइसेस को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, और एग्रीकल्चर और फर्टिलाइजर के प्राइसेस को सबसे कम प्रभावित करता है। उसकी वजह कि एग्रीकल्चर की कैपेसिटी या अनाज का उत्पादन दुनिया के हर देश में है, डोमेस्टिक है। 1990 के बाद तो ये जो ग्लोबल कॉमन फैक्टर था, या ये जो कमोडिटी वायरस का, कमोडिटी बाजार का वॉलेटिलिटी वायरस, मैं कहूं इसे कॉमन फैक्टर को, जो कमोडिटी बाजार का वॉलेटिलिटी वायरस है, इसका असर कीमतों पे 40% तक हो गया। यानी 40% का उतार चढ़ाव कमोडिटी मार्केट में शुभम केवल किसी ग्लोबल कॉमन फैक्टर की वजह से आता था, जिसका असर पूरी दुनिया में हर कमोडिटी कंज्यूमर को या ग्राहक को उठाना पड़ता था। यानी वजह यह है कि मेटल और एनर्जी कीमतों में जो भी उतार चढ़ाव होते हैं वो पूरी दुनिया में एक साथ होते हैं, हर बाजार में होते हैं, और सबको उसका बोझ उठाना पड़ता है। यहां से जिस बात पर चर्चा शुरू हुई, वो एक नए किस्म की पैसे, मनी की गणित शुरू होती है इस चरण के बाद, जहां पर हम कमोडिटी बाजार में एक बदलाव होता देख रहे हैं। कमोडिटी बाजार में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण क्रेडिट सुइस को, जेपी मॉर्गन को भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट्स की जगह चाइना, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा जैसी जो कमोडिटी इकोनॉमीज है, और भी दुनिया की कमोडिटीज़ हैं इकोनॉमी, उनमें कुछ नई चीज़ दिखने लगी। ये रहस्य है जहां से हम इसे पकड़ सकते हैं कि ये बदलाव क्यों अनोखा है। दरअसल हुआ ये कि रूस का विदेशी मुद्रा भंडार जब्त हो गया, करीब $650 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार था। दुनिया को ये पहली बार समझ में आया कि जो रिजर्व आपकी हर समस्याओं का समाधान है वो भी खत्म हो सकता है, वो भी बेकार हो सकता है, उसका भी कोई योगदान नहीं है आपको बचाने के लिए। यानी अभी तक दुनिया के देश जो डॉलर में या यूरो में या कहीं येन में या युआन में विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित करते थे, जिसके आधार पर उनकी आर्थिक सेहत की पैमाइश होती थी। जिसके पास जितना बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार, वो अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत, उतनी ही ज्यादा उसके पास निवेश करने की ताकत, उतनी ही उसकी करेंसी की क्षमता मजबूत। ये एक स्थापित सिद्धांत था जो रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगने के बाद पूरी तरह ध्वस्त होकर बिखर के दुनिया भर में फैल गया। क्रेडिट सुइस के एक विशेषज्ञ हैं ज़ोलान पोद्जार, जिनका एक पर्चा है, जिनका एक रिसर्च है जो दुनिया के निवेशकों के बीच में इस समय घूम रहा है, और उसे लोग पढ़कर उस पर तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। ज़ोलान पोद्जार इसको शुभम कहते हैं कि ब्रेटन वुड्स 3 की शुरुआत है।
यानी ब्रेटन वुड्स 1 और 2 जो थे, उसके बाद ये तीसरा चरण है। हमें याद होगा, हम इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं किसी अर्थात में इकोनॉमिकम में, कि जो पहला ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था उसमें अमेरिकी डॉलर की कीमत सोने से बांध दी गई थी, और यह तय किया गया था कि एक अमेरिकी डॉलर सोने से जुड़ा हुआ होगा। उसी के साथ गोल्ड स्टैंडर्ड आया। गोल्ड स्टैंडर्ड उससे पहले भी था, लेकिन ब्रेटन वुड्स समझौते में दुनिया के देशों ने युद्ध के बाद यह तय किया, और पूरी दुनिया में सोने और डॉलर की कीमतें तय हुई, तो अन्य करेंसीज ने भी सोने से अपने को पे करना शुरू कर दिया। 1971 में रिचर्ड निक्सन ने इसे खत्म कर दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने डॉलर की सोने में परिवर्तनीयता, यानी डॉलर कन्वर्टिबल इन गोल्ड, खत्म कर दिया था। इसके बाद एक नए तरीके की मनी सिस्टम में आती है शुभम, जिसका नाम है इनसाइड मनी। वो इनसाइड मनी ये है जो एक तरफ से किसी की लायबिलिटी है और दूसरी तरफ से किसी का ट्रांजैक्शन है। यानी आपका पैसा बैंक में रखा हुआ बैंक के लिए लायबिलिटी है, पर वही पैसा जब बैंक किसी को दे रहा है तो उसकी एसेट है। और इसीलिए मुझे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं, क्योंकि एसेट्स हैं वो। ये जो इनसाइड मनी आई, जिसमें जो डिपॉजिटर्स की एसेट है और बैंक की और कर्ज लेने वाले की लायबिलिटी है, ये वो इनसाइड मनी आई। एक चीज़ और समझे, पर अगले सवाल पे चलते हैं। दिलचस्प समझना जरूरी है कि आमतौर पर फिनेंस के वर्ल्ड में शुभम मनी की 4 वैल्यूज आंकी जाती हैं। मनी की 4 नई वैल्यूज हैं जिनको हम समझते हैं। एक कीमत होती है उसकी फेस वैल्यू, जो उसका अंकित मूल्य है जो उसके ऊपर 100 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, $10, $20 है, वो उसकी फेस वैल्यू है। उसकी प्राइस, उस पेपर के टुकड़े की प्राइस उतनी नहीं, पर उसकी एक फेस वैल्यू है। दूसरी उसकी टाइम वैल्यू है, जो इंटरेस्ट में कैलकुलेट होती है, ब्याज जो मिलता है, उसकी टाइम वैल्यू है कि टाइम के हिसाब से वो कितना महंगा होता जाएगी मनी, उसकी ब्याज से मिलती है। तीसरी उसकी एक्सचेंज वैल्यू होती है, जिसमें एक मुद्रा को आप दूसरी मुद्रा से जब विनिमय करते हैं तो उसकी कीमत तय करते हैं, जैसे रुपए की डॉलर से, या रुपए की युआन से, या डॉलर की यूरो से। और चौथी उसकी होती है प्राइस वैल्यू, जहां उस प्राइस वैल्यू के आधार पर किसी कमोडिटी से उसकी कीमत तय की जाती है। यानी उस वैल्यू में आप कितनी कमोडिटी खरीद सकते हैं, उसके बदले कितनी कमोडिटी खरीद सकते हैं, और उसके बदले जो मूल्य होता है वो प्राइस वैल्यू है। पोद्जार ये कह रहे हैं, जॉन पोद्जार की थ्योरी जो कह रही है और दुनिया के लोग इसे मानना शुरू कर रहे हैं, और हम आगे डेटा से समझने की कोशिश करेंगे कि रुपए मनी का ये जो चौथा अवतार है, ये जो चौथी कीमत है, ये चढ़ने लगी है। इसमें बढ़ोतरी का दौर आ गया है। दुनिया के केंद्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडारों को धातुओं और भंडार बनाने में बदल रहे हैं, सोना खरीदने में लगा रहे हैं। और इसीलिए आप रूस की पे संकट बढ़ने के बाद, ऐसा नहीं कि दुनिया में कोई आर्थिक उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ गया है, बल्कि कमोडिटीज़ के फॉरवर्ड के सौदे और कमोडिटीज़ की कीमत दोनों बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसका नज़ारा हम दुनिया के मेटल एक्सचेंज मार्केट्स में बराबर देख रहे हैं। तो ये कमोडिटी का जो रिश्ता है करेंसी का, ये ये कमोडिटी और करेंसी का रिश्ता इतना मजबूत कभी नहीं था। ये उनको मजबूत कर रहा है जिनके पास धातुओं और ऊर्जा के भंडार जिन देशों के पास। और इसीलिए क्रेडिट सुई या जेपी मॉर्गन या दुनिया के बाकी निवेशक सर्विस इकोनॉमीज में, इक्विटी मार्केट ड्रिवन इकोनॉमीज को से निकलकर कमोडिटी इकोनॉमीज में अपना निवेश बढ़ाने की बात करें। यही बात उस व्हाट्सएप ग्रुप में उस रिपोर्ट के जरिए बताने की कोशिश की गई थी। और जिनके पास विदेश ऊर्जा धातुएं नहीं है, वो अपने विदेशी मुद्रा भंडार के बदले इनकी खरीदारी कर रहे हैं। चीन इसमें सबसे आगे है, जिसके पास करीब 3000 अरब डॉलर के आसपास का विदेशी मुद्रा भंडार है। तो फिर इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जब रुपए की कमोडिटी वैल्यूज बढ़ती जाए, रुपए या किसी भी करेंसी की दुनिया में करेंसीज की कमोडिटी वैल्यूज बढ़ेंगी, तो उन देशों में निवेश बढ़ेगा जिनके पास कमोडिटी के भंडार अच्छे हैं। तो इसका मतलब ये स्पष्ट है सर कि अब जो बड़े निवेशक हैं उनका भरोसा भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं से घटेगा और चीन पर उनका भरोसा ज़्यादा बढ़ेगा। हाँ, भारत जैसी अर्थव्यवस्थाएं या दुनिया की वो अर्थव्यवस्थाएं जिनके पास कमोडिटी के बेस नहीं, उसमें भारत को भी आप शामिल कर सकते हैं। उसमें कुछ और भी यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं, जैसे कि यूरोप की बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं, यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं में कमोडिटी ड्रिवन अर्थव्यवस्थाओं में नॉर्वे या कुछ ही देश हैं जिनके पास है। तो चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो यूके हो, ऐसे देश जहाँ पर कमोडिटी नहीं है, जो बड़े पैमाने पर कमोडिटी इम्पोर्ट पर डिपेंडेंट हैं, वहाँ पर कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ना उनके लिए नेगेटिव है, उनके लिए डिट्रीमेंटल है, क्योंकि उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, उनके लिए उत्पादन लागत बढ़ेगी। और इसलिए चीन की तरफ विदेशी निवेशकों का रुख, या उन देशों की तरफ विदेशी निवेशकों का रुख बढ़ रहा है जहां पर कमोडिटी है। अब चीन को लेकर दुनिया में सबसे ताजी और सबसे नई दिलचस्पी, हमारी सुर्खियों में चीन नहीं आता, हमारे अध्ययनों में चीन नहीं आता, हम चीन पर चर्चा करने से डरते हैं या बचते हैं, या हम करीब जाने की कोशिश करते।
रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच चीन में काफ़ी कुछ बदल रहा है और उसकी झलक हमें क्रेडिट सुई, जेपी मोर्गन या दुनिया भर के जो बड़े निवेशक हैं उनके रुख से मिलती है। शुभम, चीन दुनिया का सबसे बड़ा कमोडिटी कंज्यूमर है और दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है। सबसे ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम करता है क्योंकि चीन दुनिया की फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ा देश है और दुनिया का सबसे बड़ा कमोडिटी इंपोर्टर है। चीन में सीमेंट, निकेल, स्टील, कॉटन, एल्युमिनियम, कॉर्न, सोयाबीन, कॉपर या तांबा, जिंक, क्रूड ऑयल, कोयला, इन सारी कमोडिटीज के आयात या खपत में चीन पहले या दूसरे नंबर पर है। या तो वो सबसे बड़ा कंज्यूमर है या वो सबसे बड़ा इंपोर्टर है। ये बात 2021 की है जब कोविड से उबरने की कोशिश हो रही थी। केवल रूस यूक्रेन युद्ध की बात नहीं है। 2021 में चीन ने कमोडिटी इंपोर्ट का एक बड़ा अभियान शुरू किया था। दुनिया के देश जब तक वैक्सीन और बाकी चीज़ों में लगे थे, चीन ने बहुत तेजी से, बहुत एग्रेसिवली कमोडिटी इंपोर्ट करना शुरू किया था। ऑस्ट्रेलिया की एक वेबसाइट है स्टॉक हेड, उसने बताया कि 2021 में चीन में कोयला, आयरन ओर मतलब लोहा, अयस्क जिसको कहते हैं, और सोयाबीन का इंपोर्ट 2020 की तुलना में करीब 6 से 18% तक बढ़ गया। कॉपर स्क्रैप का इंपोर्ट 80% बढ़ा। नेचुरल गैस और कोबाल्ट का इंपोर्ट भी रिकॉर्ड हाइट पर पहुंच गया। ये बात रूस यूक्रेन युद्ध से पहले की है, जब तेजी आना शुरू हुई थी उससे पहले हुई थी। 2021 में नेस्डैक की एक रिपोर्ट आई जिसने ये बताया, नेस्डैक और फूड प्रोसेसिंग उद्योग की चौंकाने वाली रिपोर्ट आई कि 2020 में जब डॉलर कमजोर था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में लॉकडाउन चल रहे थे, कोविड का गहरा असर था, मंदी थी, कामकाज बंद था, इकोनॉमी माइनस में थी, उस समय डॉलर की कमजोरी का फायदा उठाकर चीन ने तांबा, कॉपर सबसे महत्वपूर्ण है, कॉपर और एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का इंपोर्ट बढ़ाकर बड़ा रिजर्व तैयार किया है। सबको पता है कि चीन में कमोडिटीज़ के गोपनीय रिजर्व हैं, स्ट्रेटेजिक रिजर्व हैं। दुनिया के ज़्यादातर देश कच्चे तेल या बाकी चीज़ों का रिजर्व बनाते हैं, पर चीन कमोडिटीज़ का भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाता है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट बताती है कि चीन में करीब 15 से 20 लाख टन कॉपर, 8 से 9 लाख टन एल्युमिनियम, 4 लाख टन जिंक और 700 टन का कोबाल्ट का रिजर्व है। इसके अलावा चीन के पास निकेल, मॉलिब्डेनम, इंडियम, इनके भी रिजर्व्स हैं। 200 मिलियन बैरल तेल का रिजर्व है, 400 मिलियन टन का कमर्शियल कोल रिजर्व है और गेहूं और सोयाबीन के बड़े स्टॉक्स हैं। ये चीन का कमोडिटी स्टॉक पाइल है जिसके ऊपर वो बैठा था उस समय तक, जब तक रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू नहीं हुई थी, दुनिया में कमोडिटीज़ की कीमत में आग लगना नहीं शुरू हुई थी, उससे पहले तक की ये स्थिति थी। सबसे महत्वपूर्ण, शुभम, और सबसे चौंकाने वाली जो सूचना है वो हमें इंटरनेशनल गोल्ड अलायंस से मिलती है चीन के बारे में। चीन का सोना भंडार चौंकाने वाला है। 2021 में हांगकांग के जरिए चीन का गोल्ड इंपोर्ट 40 टन से बढ़ के करीब 41 टन से बढ़कर शुद्ध जो इंपोर्ट है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को निकाल कर है, वो 334 टन हो गया। इंपोर्ट तेजी से बढ़ा और ये स्विस कस्टम का आंकड़ा है, क्योंकि स्विस कस्टम से ही चीन का अधिकांश गोल्ड स्विट्जरलैंड के जरिए आता है। इधर चीन जो सोने का निर्यात करता था वो अमेरिका को उसने घटाकर 508 टन से 113 टन कर दिया, यानी जो अपने यहाँ भी सोना निकल रहा था उसे चीन ने निर्यात करना रोक दिया। कम लोगों को जानकारी होगी कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर भी है, सबसे बड़ा उत्पादक भी है सोने का। ये गोल्ड अलायंस की रिपोर्ट बताती है। पिछले साल पिछले 20 साल में शुभम चीन में करीब 6500 टन सोना निकाला गया है। ये गोल्ड अलायंस की रिपोर्ट बताती है। चीन इस सोने का निर्यात नहीं करता। चीन की कंपनियां दुनिया के अन्य देशों में जो गोल्ड निकालती हैं वो शंघाई गोल्ड एक्सचेंज के जरिए ट्रेड होता है। शंघाई का जो गोल्ड एक्सचेंज है। तो इस परिस्थिति में अगर आप करीब से देखें तो गोल्ड, जिसके बेस पर कमोडिटी के नए डायमेंशंस तय हो रहे हैं, और जो बाकी कमोडिटीज़ हैं जो दुनिया के आर्थिक विकास का आधार है, इन दोनों चीज़ों में चीन ने पिछले 1 साल में अपनी ताकत बढ़ाई है। और इसलिए जैसे ही दुनिया के शेयर बाजारों में खलबली आई, महंगाई आई, ब्याज दरें बढ़ना शुरू हुई, दुनिया के निवेशकों ने अपनी अपनी पोटली उठाई और वो कमोडिटी बाजारों की तरफ निकलना शुरू हो गए। सर, अच्छा, ये कितना बड़ा संयोग है या इसको क्या कहेंगे, क्योंकि रूस भी एक, अगर आप कहिए तो संसाधन संपन्न मुल्क था, वहाँ अचानक ये तबाही, पूरे प्रतिबंध आ गए, वो पूरा कट गया दुनिया से, तो ये मौका है या रूस का खसकना चीन के लिए फायदेमंद है? फिलहाल रूस का कमोडिटी मार्केट से बाहर होना बहुत सारे रीजन्स की वजह से, स्विफ्ट सिस्टम से बाहर होने के कारण, कच्चे तेल पर पाबंदी लगाने की तैयारियों के बीच में
चीन के लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि चीन की नज़र अब रूस की तेल और खनन कंपनियों पर, बड़ी विराट कंपनियां हैं रूस में सरकारी कंपनियां थी जो प्राइवेटाइज हुई और अब वो प्राइवेट बेमौत हैं, बड़ी कंपनियां हैं। अभी हाल में कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि चीन ने वहाँ की तेल, ऊर्जा और एल्युमिनियम की जो बड़ी कंपनियां हैं, जिसमें गैज़प्रोम, यूनाइटेड और रसेल जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं, उनसे चीन की कंपनियां संपर्क में है उनके टेक ओवर के लिए। इसकी वजह क्या है? हमने देखा कि पिछले 2 महीने के भीतर यूरोप की कंपनियों का बड़ा निवेश था रशिया में, हर सेक्टर में वो सारा निवेश वापस हो गया। जैसे बीपी ने अपने रिश्ते तोड़ लिए, बाकी कंपनियों ने अपने रिश्ते तोड़ लिए, वैसे अब रशिया की कंपनियां ब्लीड भी कर रही हैं, क्योंकि उनका ट्रेड बंद हो चुका है, उनको पेमेंट्स मिलना बंद हो गए हैं, और ये अपॉर्चुनिटी है डिस्ट्रेस बाइंग की, और चीन इस खेल का मास्टर है, खिलाड़ी है। डिस्ट्रेस बाइंग में जब भी कहीं कोई संकट है तो चीन वहां उन कंपनियों को, वहां की इकोनॉमिक रिसोर्सेज को खरीदने में सबसे आगे रहता है। पोलार ने एक दिलचस्प बात अपने पेपर में लिखी है। उनका यह कहना है कि जो रूसी कमोडिटीज है ना, वो सबप्राइम सीडीओ जैसे हैं, जैसे कि जिनमें डिफॉल्ट हो रहा है, यानी जिन लोगों ने रूसी कमोडिटीज खरीद रखी थी वो हर तरह से डिफॉल्ट कर रहे हैं। या तो वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं, या उन्होंने अगर रशियन बॉन्ड्स में पैसा लगा रखा है तो उनके पैसे नहीं निकल रहे हैं। ये उस तरीके की स्थिति है जो हमने अमेरिकन बाजार में सबप्राइम डिफॉल्ट के तौर पर देखी थी, कि एक एसेट के नीचे जो अंडरलाइंग एसेट होती है वो डिफॉल्ट हो रही थी, जबकि कमोडिटी में अमीर बाकी देश ऐसे हैं, वो उनको मान लीजिए, मानो वो अमेरिका के ट्रेजरी बिल्स हैं, जहां जिनकी साख सबसे अच्छी। तो चीन, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया ऐसे देश हैं जिनकी इकोनॉमी, अगर इकोनॉमीज को आप ट्रेडेबल पेपर मान लें, तो रूस डिफॉल्ट करता हुआ बॉन्ड मार्केट है, और सबसे सुरक्षित निवेश की दृष्टि से चीन, इंडोनेशिया और इस तरीके की अर्थव्यवस्थाएं जहां पर कमोडिटीज हैं, और इसलिए ये शिफ्ट हमें दिखाई दे रहा है। युद्ध खत्म होने के बाद चीन की ताकत और बढ़ेगी ऐसा लगता है, क्योंकि जिस बात का डर लोगों को सता रहा है और जिसकी बात पूरी दुनिया में की जा रही है शुभम, वो ये है कि डॉलर अभी मजबूत है, क्योंकि अमेरिका ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी शुरू की है। अभी ये दुनिया की केंद्रीय मुद्रा है, लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म होगा उसके बाद डॉलर कमज़ोर होगा। इस वजह से कमज़ोर होगा कि तब तक दुनिया में करेंसी के कैलकुलेशन कमोडिटी बेस्ड हो जाएंगे, ऐसा क्रेडिट सुइस और बहुत सारे देशों का मानना है। और उसके बाद चीन का युआन एक नई ताकत के साथ इमर्ज करेगा, और इसका संकेत आप हाल के हफ्तों में सऊदी अरब और चीन के बीच युआन ट्रेड में या तेल के पेमेंट में युआन के इस्तेमाल के तौर पर देख सकते हैं। आपने शुरुआत में एक बात कही कि कमोडिटी की तेजी जब भी आती है वो महंगाई अपने साथ लेकर आती है। अब आप ये भी बोल रहे हैं कि सारी बड़ी पोटली वाले लोग जा रहे हैं और कमोडिटी बाजार में पैसा लगा रहे हैं, तो ये तेजी क्या अब लंबी चलने वाली है जो महंगाई साथ लेकर आएगी? एक चर्चा लगातार हो रही है अभी, कहना, क्योंकि प्रेडिक्ट करना बाजार के बारे में कोई भविष्यवाणियां करना संभव नहीं और करना भी नहीं चाहिए। हम केवल वो फैक्ट्स और जो ट्रेंड है उनके आधार पर देखकर समझने की कोशिश करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि हम एज निवेशक के तौर पर, उपभोक्ता के तौर पर, नौकरियां और रोजगार तलाशने वाले लोगों के तौर पर इस परिदृश्य को कैसे समझें और अपने को कैसे सुरक्षित करें। जेपी मॉर्गन और क्रेडिट सुइस का जो आकलन है, इसके अलावा दुनिया की बाकी एजेंसियों का आकलन है, उसके हिसाब से इस बात की संभावना जाहिर की जा रही है कि कमोडिटी का सुपर साइकिल शुरू हो रहा है। कमोडिटी सुपर साइकिल शुरू हो रहा है। सुपर साइकिल का मतलब ये होता है कि जब कमोडिटी की कीमतों में तेजी लंबी चलती है। हमने कच्चे तेल की कीमतों को लेकर भी इकोनॉमिक अर्थात के एपिसोड में बात की थी कि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना क्यों, लंबे समय तक बने रहने की संभावना क्यों है। पहला सुपर साइकिल दुनिया ने 1980 में देखा था, जब अमेरिका में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था, जो पहले विश्व युद्ध तक चला था। 1890 में देखा था, पहला सुपर साइकिल 1890 में आया था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार तक चला था, जब अमेरिका में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। दूसरा सुपर साइकिल दूसरे वर्ल्ड वार से 1950 तक चला। तीसरा सुपर साइकिल 1970 से 1980 तक चला, और चौथा सुपर साइकिल 2000 में शुरू हुआ था, जब चीन WTO में आया था पहली बार। लेकिन उसके बाद 2008 में लीमन बैंकिंग क्राइसिस हो गई और वो सुपर साइकिल बीच में ही खत्म हो गया। अब होता क्या है, सुपर साइकिल क्यों बनता है? चूंकि कमोडिटी के उत्पादन को बढ़ने में और मांग और आपूर्ति का संतुलन बनने में लंबा वक्त लगता है। ऐसा अचानक नहीं हो सकता कि आप खदान बना लें, प्रोडक्शन शुरू कर दें और तुरंत उसकी सप्लाई कर सकें। ये करेंसी प्रिंट करने जैसा आसान नहीं है कि अगर बाजार में पैसे की कमी है तो ज़्यादा करेंसी छाप कर दे दी जाए। अगर निकेल कम है या आयरन ओर कम है या क्रूड कम है तो उसका उत्पादन रातों रात नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए कमोडिटी सुपर साइकिल लंबी महंगाई लाते हैं। एक समय के बाद धीरे धीरे उद्योग अपने आप को डिमांड और सप्लाई से एडजस्ट करते हैं, उत्पादन में बढ़ोतरी करते हैं, और
तब जाकर ये सुपर साइकिल ठंडे होते हैं, क्योंकि तब तक मांग और आपूर्ति की सप्लाई बढ़ जाती है, धातुओं का उत्पादन बढ़ना शुरू हो जाता है। हम भारत की परिस्थिति देख रहे हैं कि लगातार पिछले 10 साल से 12 साल से भारत इस कोशिश में, पर कच्चे तेल का उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। तो कमोडिटी सुपर साइकिल उन देशों के लिए सबसे ज़्यादा चिंताजनक है जिन्हें सस्ती पूंजी भी चाहिए और सस्ता कच्चा माल भी चाहिए। कमोडिटी सुपर साइकिल महंगाई लाते हैं, महंगाई से निपटने के लिए दुनिया के देश कर्ज की दरें महंगा करना शुरू कर देते हैं। हम वही आज देख रहे हैं जो कि भारत में भी आने वाला है। तो भारत जैसे देश जहां पर आपको सस्ता स्टील, सस्ता कॉपर, सस्ता निकेल, सस्ता कच्चा तेल भी चाहिए और कारोबार और धंधा करने के लिए सस्ता कर्ज भी चाहिए। इन दोनों चीजों के साथ ही ग्रोथ आगे बढ़ सकती है। अगर इसमें एक भी चीज महंगी होगी तो नहीं चलेगी। तो यहां तो दोनों पहिए पंक्चर हो रहे हैं इन दोनों पहियों में। इसलिए भारत के विकास दर को लेकर अनुमानों में कटौती शुरू हो गई और लंबी कटौती शुरू हो गई, जो हम लगातार रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद या दिसंबर के बाद से देख रहे हैं। और तरक्की के अनुमानों का घटना, उसमें कटौती होना किसी भी तरह से अच्छा नहीं है, क्योंकि ये बड़ा घातक है। अगर आपकी तरक्की, आपकी आर्थिक तरक्की ही रुक जाएगी तो निश्चित तौर पर आपको बहुत सारे मोर्चों पर बहुत सारे तरीके से परेशान करेगी। तो ये था इस हफ्ते का अर्थात। आगे बढ़ते हैं, अब आपके सवाल जवाब लेते हैं। सर, पहला सवाल आया है विष्णु संदेशा का। वो ये पूछ रहे हैं, क्या भारत को 2040 तक अपने पेट्रोल डीजल वाहनों को बैन नहीं कर देना चाहिए? यूके की गवर्नमेंट ने 2030 का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पाने के लिए क्या तैयारी करनी होगी? पेट्रोल डीजल वाहनों में को बैन करने का रास्ता सामने दिखता नहीं, और ये संभव ही नहीं, क्योंकि भारत का ट्रांसपोर्ट सेक्टर बहुत बड़े आधार पर डीजल पर केंद्रित है, और खासतौर से जो रोड ट्रांसपोर्ट, उसे आप कैसे बैन कर देंगे? अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी उस लेवल तक नहीं आई कि आपके ट्रकर्स ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लेवल तक चले जाएं, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और उसको बना के चार्जिंग की फैसिलिटीज़ तैयार करना, इसमें लंबा समय लगेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी हमें यह भी नहीं पता है कि जो बिजली हमें ईवी के लिए मिलेगी वो सस्ती होगी या महंगी होगी, क्योंकि अभी हम जिस बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिजली तो डोमेस्टिक और बाकी उपयोगों के लिए। तो अब इसके लिए नए टैरिफ आएंगे, जो एक अलग से चर्चा का विषय है। तो बैन करना तो संभव नहीं है, लेकिन जब भी ऑयल की क्राइसिस आती है शुभम, जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर सबसे पहले रिस्पॉन्ड करता है। कभी वो अच्छी इंजन तकनीकों के साथ रिस्पॉन्ड करता है। 70 के दशक में हमने देखा ऑयल गजलिंग कारों से अचानक हमने छोटी स्मॉल कारें, एफिशिएंट इंजन आते देखे, और दूसरी तरफ जब अब तेजी आई है तो हम हाइब्रिड कारें आती देख रहे हैं। अगर प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है तो कम से कम हाइब्रिड व्हीकल आ रहे हैं। इसलिए रूस की तरफ से, रूस पर प्रतिबंधों के बाद यूरोपियन समुदाय या अमेरिका में इस बात पर काम शुरू हो गया है कि तेल की खपत घटाई जाए, इंजनों की एफिशिएंसी बढ़ाई जाए। मुझे लगता है कि जब तक ये तेल की कीमतें नहीं ठहरती हैं, भारत की ऑटोमोबाइल कंपनियों के सामने और एफिशिएंट कारें बनाने का और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट व्हीकल बनाने का मौका है ताकि तेल की खपत को कम किया जा सके और उससे बचत की जा सके। बिल्कुल, आपका सुझाव अच्छा है, आपका सवाल अच्छा है, लेकिन इस तरफ बढ़ने के लिए तैयारियां बहुत सारी करनी है। सर, गगन भाटिया एक छोटा सा सवाल ये पूछ रहे हैं कि आपका वीकली कॉलम वो पढ़ना भी चाहते हैं। उनका कहना है कि सुन तो मैं यहाँ लेता हूँ, ये पढ़ने के लिए मुझे कहाँ मिल सकता है हर हफ्ते? शुभ में अर्थात ब्लॉग है, आपको किसी भी सर्च में मिल जाएगा, वहाँ ये कॉलम उसके यहाँ से प्रसारण के बाद अगले हफ्ते पोस्ट किया जाता है, वहाँ पे से विस्तार से पढ़ सकते हैं। चलिए, तो ये 2 सवाल आज के जो कार्यक्रम में हमने लिए। सर, अब बात इनकम की। इनकम के मोर्चे पर क्या नई खबर है सर? इनकम के मोर्चे पर बड़ी खबर यह है कि अब यह वक्त आ गया है कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो को नए सिरे से रिव्यू करना चाहें तो आप शुरू कर दीजिए, उसमें देर मत करिए। मनी 9 आपके साथ है। हम लगातार पूरे दिन इस तरीके के शो करते हैं जो आपको अपनी बचत के तौर तरीके बदलने, समझने और ठीक करने में मदद करते हैं। और वो बदलाव ये है कि डेट या कर्ज या लंबे समय का निवेश अब आपके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा होना चाहिए। वो ज़रूरी है। उसकी वजह ये कि शेयर बाज़ारों में नरमी है, मंदी है, गिरावट है, उतार चढ़ाव तो कम से कम है ही, जबकि डेट में अब रिटर्न्स बेहतर हो रहे हैं। तो या तो आप थोड़ा ज़्यादा पैसा पीपीएफ में रख दीजिए, या आप थोड़ा ज़्यादा पैसा जहाँ तक अलाउड है ईपीएफओ में लगाइए, या आप अपने पोर्टफोलियो में डेट म्यूचुअल फंड्स को शामिल करिए। लेकिन अब आपके पोर्टफोलियो में आपकी उम्र के हिसाब से अगर फार्मूला हम लगाएं तो 100 में से अपनी उम्र घटा दीजिए, तो इससे पता चलता है कि उतना हिस्सा आपका इक्विटी में और बाकी बचा हुआ हिस्सा डेट में होना चाहिए। तो उतना पैसा डेट में लगाने की का दौर आ गया है।
और ब्याज दरों में बढ़ोतरी थोड़े लंबे समय तक चलेगी। तो इनकम की दृष्टि से ये डेट को चुनने, उसमें निवेश करने का समय है लंबे समय के लिए। और इसके लिए आप कैसे करें, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स चुनें, कैसे निवेश करें, डेट म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, ये सब समझने के लिए आप मनी 9 से बराबर जुड़े रहिए। और हमारे पास हमारे चैन की सांस, 80 90 पूरे 100 जैसे जो प्रोग्राम है जो हम डेली लेकर आते हैं, वो सिर्फ आपको यही बताते हैं कि आपको कैसे समझदारी के साथ सही निवेश करना है। चलिए, तो अंशुमान जी की ये सलाह के बाद सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो देखिए, क्या उसमें जितनी ज़रूरत है उतना डेट है या नहीं है। अगर नहीं है, अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लीजिए। अगर चाहिए तो कहाँ मिल सकता है, इसके लिए चैन की सांस पर पहुंच जाइए। सर, इस हफ्ते किस्सों का कौन सा सिक्का खनकने वाला है? किस्सों के सिक्के का इशारा हमने इस बार अपने इकोनॉमिक अर्थात के चर्चा में किया है कि ये निकेल को क्या हुआ और निकेल को दुनिया में कैसे डेविलिश या दानवी धातु क्यों कहा जाता है। और इस निकेल का एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है एक करेंसी ब्यूरो के सुपरिंटेंडेंट के ने, जिसने अपना चेहरा ही नोट पर छाप दिया था और वहाँ से निकेल एक दूसरे तरीके के परिदृश्य में धातु पहुँच गई। इसलिए किस्सों के सिक्के में हम आज इस बार निकेल की दिलचस्प कहानी आपको बताएंगे कि कैसे निकेल, जो स्टील की पॉलिश से लेकर आपके जेब में पहुँचने वाली करेंसी तक दुनिया के कई देशों में इस्तेमाल होता है, उसका इतिहास क्या है, उसका किस्सा क्या है। उसका किस्सा क्या है सर? जाते जाते एक किताब और एक नई किताब मेरे पास आई, अभी मैंने पढ़ना नहीं शुरू की है, लॉर्ड्स ऑफ डेक्कन, सदर्न इंडिया फ्रॉम चालुक्य टू चोल्स। ये दक्षिण भारत के इतिहास पर एक नई पुस्तक है। मैं इसको पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, अभी कल ही मेरे पास आई है। मैंने कुछ हिस्सा उसका थोड़ा सा पढ़ा है। ये इस हफ्ते की मेरी पढ़ाई का एजेंडा है या पढ़ाई का असाइनमेंट है। ठीक है, तो आप अपनी खुराक के बाद हमको भी बताइएगा उस किताब में खास क्या है। हम भी आपको अगले इकोनॉमिकम में इस किताब की भीतरी बात बताएंगे। ये था इस हफ्ते का इकोनॉमिकम, ये थे इस हफ्ते के आपके सवाल जवाब। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी और उससे पहले मुलाकात होगी कल शाम 7 बजे मनी सेंटर में। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।